मैंने शायरी को नया आयाम दिया है। मेरी जो कला थी उसके अनुरूप पारस नाथ यादव को छोड़ करके कोई गवैया मिला नहीं। अब तो दुर्जन की बात है, गाते हैं हमारी और उसमें प्यारे लाल से एक धुन लिखवा करके उसमें प्यारे लाल का नाम दे रहे हैं। ये में आपने कर लिया, उस समय नौकरी बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया या मिली नहीं, क्या बात? मुझे मतलब विज्ञजनों का और मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का मुझे बहुत स्नेह मिला है। अगर नहीं मिला है तो बिरहा जगत से मुझे नहीं मिला। मिथकों की तरफ गए और काफी आपका बारीक अध्ययन है उसमें। हाँ, बारीक पुराणों का अध्ययन है। हाँ, समकालीनता की तरफ भी आप गए, लेकिन इधर टिके नहीं, इधर चले आए। हाँ। तो क्या ये आपका कंफर्ट जोन था? पारस भैया हमके दो चीज बतौले हो भैया, वो हमारे जिहन में घूमल करे। कहना कि कभी अगर गवैया बिरहा गावत था उसको आनंद मिल रहा है, भोजपुरिये में कहें आनंद मिला था तो समझ ला सबके आनंद मिला था। अगर ओके आनंद ना मिला था तो समझ ला केहू के ना मिला। इन 4 दशकों में आपके लेखन की क्या मात्रा की, कितना लिखा आपने? प्रसिद्धन की कविता का मुख्य उद्देश्य था वो कवि पर प्रहार करते थे। चंद्रिका जो थे कवि पर प्रहार नहीं करते थे, वो सुनने वालों को भाव विभोर कर देते। कि चंद्रिका जैसे महारथी कवि को जो है, हाँ, किसी ने पारा खिला दिया। बिरहा जगत का वो समय तक भैया जी सबसे बढ़कर कवि कोई था तो पर वो चंद्रिका थे। प्रसिद्धन भी नहीं टिकते थे। बिरहा विधा के कवियों के बारे में ये कहा जाए कि वे बिरहा की नींव की ईंट हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और सारी मीनार कवियों के बलबूते पर खड़ी होती है। कई कवि ऐसे हैं जो गाते भी हैं, लेकिन कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने गाया नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए गाने बड़े बड़े लोगों ने गाया और उससे मैदान फतह किया। ऐसे ही कवियों में सैदपुर के निवासी राजदेव यादव हैं। राजदेव कवि के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो फैली हुई हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, और वो सब कुछ उनकी सज्जनता का ही बखान करती हैं। अगर देहात की भाषा में कहा जाए तो लोग कहते हैं कि नान नान लड़का काट फोरत हैं न राजदेव कवि अपन कुछ नहीं करत हैं। इस टाइप से लोग कहते थे। राजदेव कवि सबसे अधिक पढ़े लिखे कवियों में हैं। उनकी स्कूलिंग उनके इलाके में हुई, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में उन्होंने की, और वहाँ से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। छंद शास्त्र के वे मर्मज्ञ हैं, पिंगल के ज्ञाता हैं वे, और मिथकों के बारे में जितना उनका अध्ययन है वो निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है। अपने इसी अध्ययन के कारण उन्होंने दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ों को तिलांजलि दी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक संघर्षपूर्ण जीवन से राजदेव कवि उठे हैं। मेरे छोटे भाई बताते हैं कि राजदेव कवि ने पढ़ाई लिखाई के बाद जब उनको कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने परिवार चलाने के लिए भी कठिन संघर्ष किया। आज वे हमारे साथ हैं। हम उनके मुंह से ही उनकी जीवन यात्रा के बारे में और उनका जो लेखन है, उन्होंने सैकड़ों बिरहा लिखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा, ऐसी चीज़ों को जो मुकाबले में आईं और जो लोग चुनौतियां देते थे कि ऐसा कोई दूसरा नहीं लिखेगा, राजदेव कवि ने लिखा, उसके वजन पर दूसरी चीज़ें लिखी उन्होंने। राजदेव कवि को हम लेते हुए यहाँ परमानपुर आजमगढ़ में चले आए हैं उनके गांव से, और यहीं पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। राजदेव कवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवि जी, आप बिरहा के उस दौर के कवि हैं जब बिरहा अपने उफान पर था। उस समय आपने शुरू किया और आपके जीवन काल में ही ऐसा हुआ कि बिरहा उसकी पूरी दिशा ही बदल गई। जिस तरीके का शब्द सौष्ठव आपके दौर में था, जिसके आप महारथी माने जाते हैं, उसको गाने वाले गायक अब लगभग नहीं हैं। तो एक पूरा दौर जो चला और जो परिवर्तित भी हो गया, उसके आप साक्षी हैं।
लेकिन यह सवाल मेरे मन में पहले है कि बिरहा के प्रति आपका जो लगाव है कैसे पैदा हुआ? आपका जो पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि है, क्या उसमें कोई बिरहा गाता था? कौन कौन लोग थे? कैसा परिवार था? और किस तरह से आपने एक अच्छी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाने के बावजूद बिरहा की तरफ ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया? तो हमारे परिवार में कोई बिरहा उरहा नहीं गाता था जी एक बार हमारे गांव में मतलब बिरहा का प्रोग्राम हुआ जी। उसमें सिमूरत और जवाहिर आए थे गाने के लिए। तो मैं लगभग 4 पास करके 5 में गया था। तो एक गाए थे कि लेके संग में भालू बंदर का लश्करिया रघुबर जी ससुररिया चले, सिमूरत गाए थे जी। वही में एक तर था दाबा तरकारी छटक गई भैया। तो उसी को मैं गा रहा था। तो मतलब परजुनिया जो होती हैं आई थी तो कहे कि बिरहा गा वाला का हो कि ना ही गाइला ना सुनले हैं। तो कहे गईबा का कि हाँ गाय लेकिन बिरहा मिलली कहाँ? कहे हमारा लड़का बनावे ना बतौने तो हम चल गई। तो फिर वहाँ से मतलब बिरहा सीखे। तो कौन थे वो जन जो जिनके यहाँ आप गए वो कौन थे? वो शिव शंकर नाम था उनका जी। तो आपके इलाके के ही? हमारे गाँव का मतलब अच्छा। वो हरिजन बस्ती में। तो वही मतलब प्रथम बार मुझे बिरहा उरा दिए। लेकिन अब माँ की कृपा क्या था मेरे जीवन में बनना जी। वो ऑटोमेटिक अकस्मात हुआ। साल भर के बाद हम बिरहा बनाने लगे। तो उनकी केन ले गई। तो थोड़ा सा सुधार के बेलवैया में तुकबंदी का कहना था तुकबंदिया गलत है तो कहना बनावल करा। तब से मैं बनाने लगा। और बनाने के बाद तो अब उनके बावजूद और गौया मिल गई ना तो उन्होंने से बिरहा लेवे लगली। वो सब अनपढ़ थे। वो शब्द मतलब अशुद्ध था मतलब शब्द। जी। तो मैंने कहा कि सब अनपढ़ हैं अशुद्ध है। मुझे मालूम था कि मैं पढ़ा था तो मुझे मालूम था कि अशुद्ध है। उस समय प्रसिद्धन के लिए मैं तो हम कहली प्रसिद्धन के घर कहाँ पड़ी तो बताए सब। तो वहाँ गए तो उनसे लिए लेकिन वो भी मतलब कुछ बहकाने टाइप थे गाना देते नहीं थे दूर था घर। अच्छा। तो हमारे दिल दिमाग में तनी बड़ा गुस्सा भी आ जाला चाहे केहू रहा। हम कहली उतना दूर से हम आवत थे इनकर बिरहा ही ले गई ना डायरी। तो मैं जो है कहली कि कवि जी बिरहा तो हम बनैले लेकिन अपन ना गए। तो कहना कि तपाक जरूरत रहे प्रसिद्धन को उस समय। कहना तुम भी बनाते हो? हम कहे हाँ। हम कहले हम आपसे भी कठिन बनाईला। तो कहता हूँ कि मुझसे भी कठिन? हम कहे हाँ। तो मतलब कहे सुनाने को। तो हमने कहा कि पुष्प पाटल तब हम वो समय 8 में पढ़ते रहे। अच्छा। हमने कहा पुष्प पाटल से भूमि का पुलकित पलक किंतु कंटक कलंकित कराते हैं ब्रह्मा। वृक्ष बर बेत बर की विपुल बर विभा फल फल फेल फंदा फंसाते हैं ब्रह्मा। वंश का वंश विग्रह विरह में बरे बर बिगुल के बिगुल को बजाते हैं ब्रह्मा। रुचिर रजनिकर रजनिकर में रमाकर मृगलांछन का लांछन लगाते हैं ब्रह्मा। हम किस भंग पद यमक कवि जी उधर वृत्यानुप्रास। क्या हम लोग भाव भरते हैं तो हम कहीं भाव भरे जब हमके मिलबे ना करी थका। इसके बाद सिमूरत से संपर्क हुआ। सिमूरत के बाद बुल्लू से संपर्क हुआ। बुल्लू के बाद पारस से हमारा संपर्क हुआ। तो पारस ने हमारा जब तक जिंदा रहे गाते रहे। और मेरी मानसिकता उनकी मानसिकता मिलती थी इसलिए तालमेल अच्छा बैठा जी। और मेरे कविता का जन्म तब हुआ जब बिरहा में जो शायरी है कला पक्ष जो है हरासमेंट था। जी जी। और लेकिन मेरी रुझान जो है शायरी के प्रति कम नहीं हुई थी। और तो मैंने शायरी को नया आयाम दिया है और उसको नई मतलब रूप दे करके तरोताज़ा करके मैं शायरी को पेश करता रहा। और एक क्रम मेरा आज तक नहीं रुका है। आज तक मैं क्योंकि जब हिंदी में पढ़ते हैं तो भाव पक्ष कला पक्ष दोनों होता है। तो अब तो भाव पक्ष रह गया है कला पक्ष में वही शायरी है। तो उसको तो लोग छोड़ दिए लेकिन मैं दोनों को लेकर आज तक चल रहा हूँ भाव पक्ष और कला पक्ष। और कहिए तो मुझे भाव पक्ष से भी ज़्यादा कला पक्ष में आनंद मिलता है क्योंकि भाव पक्ष के लिए दिल की ज़रूरत होती है लेकिन कला पक्ष के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। उसमें शब्दकोश चाहिए क्लिष्ट काव्य की रचना उसमें होती है। लेकिन ये बिरहा या शायरी का बिरहा का जन्म जो है कितनी
विचित्र ढंग से हुआ है। जो लड़के हैं छोटे हैं तो उनको छोटी छोटी कबूतर खराहा सिखाया जाता है, लेकिन बिरहा का जब जन्म हुआ तो शायरी से जन्म हुआ, क्लिष्ट काव्य से जन्म हुआ, और जन्म होते होते कठिनता से सरलता की ओर बिरहा आ गई। आज बिरहा में सरलता ही सरलता है। तो इस तरह है, लेकिन मेरी जो कला थी उसके अनुरूप पारस नाथ यादव को छोड़ करके कोई गवैया मिला नहीं, और इसलिए मेरी प्रतिभा जो है दबती चली गई। और हमारे साथ गायकों ने बहुत बड़ा धोखा भी किया है। किस तरह का? छल किया है, मतलब कि इनका नाम न होने पाए, यही मानसिकता रही ना। जी जी। मेरी बिरहा को नहीं गाते थे, और जो गाए भी तो उसमें जो है अब तो दुर्जन की बात है, गाते हैं हमारी, और उसमें प्यारे लाल से एक धुन लिखवा करके उसमें प्यारे लाल का नाम दे रहे हैं। ये तो बड़ा गलत है, बौद्धिक रूप से चोरी है। हाँ, बौद्धिक रूप से चोरी है। तो इससे मेरा मन बहुत खिन्न हो गया, और कुछ मैं मानसिक रूप से मतलब डिस्टर्ब थे, और ये सब विक्षोभ मेरे मन में हुआ। मैंने बिरहा छोड़ दिया। आज 7 साल हो गया मैं बिरहा फिरहा नहीं बनाता जी। अगर जो भी बनाने की इच्छा होती है अपनी स्वांतः सुखाय के लिए वो बना देता हूँ, बना करके डायरी में रख देता हूँ, लेकिन किसी को देते नहीं। हाँ, लेकिन हमारी हमेशा मानसिकता रही कि बिरहा में नया प्रयोग मैं करूँ। शायरी में भी जो क्लिष्टता थी उसको दूर करके मैंने सरल बना दिया। मेरी शायरी अगर कोई सुनेगा, लोग शायरी में एक प्रचलन है, अरे शायरी बहुत क्लिष्ट होती है, मज़ा नहीं आता है, लेकिन मेरी शायरी सुनने पर समझ में भी आएगी और आदमी को मज़ा भी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको प्रदर्शित करने वाला कोई गवैया है नहीं, क्योंकि उसमें परिश्रम होता है, उसमें आवाज़ की भी ज़रूरत होती है, उसमें वैरायटी होती है। आवाज़ की ज़रूरत होती है, उसमें बुद्धि दिमाग की ज़रूरत है। सीखने में तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब सीख लेते हैं भूलती नहीं है, क्योंकि वो मतलब ककारा इत्यादि से बंधी हुई होती है। अच्छा, आजकल कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, ज़्यादातर तो रील वगैरह में ही ऐसा आता है, बड़े दाम्भिक तरीके से, वैसे लगता है कि उनके अलावा कोई ककहरा नहीं जानता, उनके अलावा कोई छंद नहीं जानता, उनके अलावा कोई शायरी नहीं जानता। लेकिन क्या ये सत्य है? एकदम असत्य है भैया। ये अधजल गगरी छलकत जाए, चूँकि बिरहा में बहुत कम पढ़े लिखे गायक भी हैं, अब तो कभी भी हुए हैं, लेकिन उनमें शिक्षा का प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि बिरहा ग्रामीण अंचल की मतलब वस्तु है, तो लोग उसी में रमे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है शायरी की और घमंड की बात, आप लोग नहीं समझे, मैं 18 पुराण रखा हूँ घर पर। आप कहेंगे तो आप तो जाते हैं, दिखा दूंगा। मैंने 18 पुराण को पढ़ा है, और क्योंकि मेरा सारा जीवन पढ़ने में ही बीतता है। घर का काम ना हो लेकिन पढ़ने में 18 पुराण पढ़ा, माने कोई विधा ऐसी नहीं जिसको मैंने नहीं पढ़ा है। कभी ये मुझे बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी का नाम सेचन यादव था, श्री सेचन यादव, मर गए जी, और माता का नाम श्यामरथी था। तो ये लोग किसान ही थे, लेकिन पिताजी की एक खासियत थी कि जिस दिन हम लोग स्कूल नहीं जाते थे और देख लेते तो वो मारने के लिए डंडा लेकर दौड़ाते थे। कितने भाई बहन थे आप? हम 3 भाई और 4 बहन थे। अच्छा, 7 लोगों का परिवार था। हाँ, सभी लोगों को पढ़ाया लिखाया उन्होंने? नहीं पढ़ाए तो माझिल को पढ़ाए, बड़े जो थे वो नहीं पढ़े। पहले आप मने माझिल हैं? नहीं, मैं सबसे छोटा। अच्छा। लेकिन मेरी रुचि थी पढ़ने में, तो मैं लड़ झगड़ के भी मैंने एमए किया। मेरा सपना था कि मैं हिंदी से एमए करूँ, और मैंने हिंदी से एमए किया भी, और सफलता की क्या बात करूं आपसे कि मास्टर भी यूपी कॉलेज में दंग रहते थे कि इतना सब कुछ जानता है। तो अब उसका विवरण तो देने में समय लगेगा। नहीं, थोड़ा विवरण दीजिए, ये ज़रूरी है, उसके बाद तो हम लोग बात करते ही रहेंगे। हाँ, तो वो आपके उस युवावस्था, खास तौर से वो पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए बहुत माने उपयुक्त तो था। हाँ। लेकिन सहज कॉलेज नहीं था, जिसको छतरिया कॉलेज के नाम से जाना। हाँ, छतरिया कॉलेज, उसमें सभी लोग नहीं जाते, वो उसमें नहीं जाते थे। हाँ, लेकिन वहाँ आप रहे और आपके अध्यापक भी आपको माने आपकी प्रशंसा करते थे। हाँ, तो कैसा माहौल था उसमें? और कैसे आपने जब मतलब एक हमारा साथी था, इंटर में सैदपुर पढ़ा था जी,
तो उसी ने फ़ोन किया। तब BHU के हम लोग कहे तो कहा यार BHU बहुत लेट होगा, ये उदय प्रताप कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चला करा ले और जाए जी। तो हम कहे चले। जब वहाँ हम लोग गए तो कुछ लड़के रहे, कहे भैया क्षत्रिया कॉलेज है, लेकिन संपूर्णानंद ने तोड़ दिया कि किसी भी जात का कोई पढ़ सकता है। लेकिन बहुतायत जो है मास्टरों की और लड़कों की वहीं सब थे, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय। तो हमने कहा कि है तो छूट है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ने गया, तो पढ़ता था तो BA में पढ़ा। BA के बाद MA में जब गया तो 5 मास्टर थे, 5 मास्टर ही मतलब BA में MA में पढ़ाते थे। तो एडमिशन करा कर जब मैं बाहर निकला तो एक मास्टर जो BA में मुझे पढ़ाए थे, तो एक मास्टर विश्वनाथ प्रसाद थे। अच्छा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद? नहीं, वो लाला थे जौन। हाँ, लाला, वही। हाँ, गोरे से लंबे से। हाँ, जाने। हाँ, मेरे मित्र थे। अच्छा। तो उनसे वो कविता गद्य लिखते थे, आलोचना जी। तो कहे कि मान साहब बता सकते हैं इस साल सबसे लड़का तेज कौन होगा? कहे अभी तो पढ़ाया नहीं हूँ, जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। कहला मैं आज ही बता देता हूँ। कहला कौन? कहे जो आज लड़का एडमिशन कराया है यही सबसे तेज होगा। कहे तो बहुत सिंपल लग रहा है। कहला हाँ सिंपल है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा जी। तो मेरी खासियत थी आज भी तब भी मैं हमेशा भोजपुरी ही बोलता था। उस मतलब विद्यालय में भी बोलता था। तो राम बच्चन बुला कर कहे कि अरे यार हम लोग भी गांव के हैं, गांव पर जाते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, विद्यालय इसकी गरिमा है, तुम खड़ी में बोला करो। तो हम कहे मान साहब मैं तो भोजपुरी ही बोलूँगा। कहे जाओ बोलो, मतलब मैं जो कहना था कह दिया। तो मेरी खासियत थी, कहता था मजाक किया टाइप, कहता था मैं लघु शंका करने जा रहा हूँ, तो हंसते थे सब। तो गए तो वो मास्टर से शिकायत की विश्वनाथ प्रसाद से कि ये है, इसको कुछ आता जाता है नहीं और बोलने भी नहीं आता है। तो ये उनसे कहे राम बच्चन से कि आपने कहा कि ये बहुत तेजा होगा, ये तो बोलने भी नहीं आता है। कहला हाँ ये तो मैं मानता हूँ, वो बोलने सब आता है, बोलता नहीं है, लिखवाइए तब ना पता चलेगा। तो कहला भाई और कमानी था, कमानी का चिंता सर्ग पहले। कहला कि कौन नहीं लिखा? कि मार साहब अभी हम ना लिख ले। कहला आप भी लिखिए। जी। कल ले गई हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह जी। तो उसको जब लिखे तो प्रसंग काव्य सौष्ठव है सब कुछ, और एक लिख दिया कि इसमें जो है दोष होता है, काव्य दोष जी। झ भ र स ह काव्य से पहले नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें पहले ही ह है। लेकिन इसका परिहार ये है कि अगर देवता बाची है तो दोष नहीं लगेगा, और अगर गुरु वर्ण से है, गुरु वर्ण का मतलब जो बड़ी की मात्रा लगे जी जी, तो भी दोष नहीं लगेगा। तो गुरु वर्ण तो है ना, ये हिमगिर तो लघु वर्ण से है, मात्रा लघु, लेकिन ये देवता बाची है इसलिए दोष का परिहार है। ये सब जब मैं लिखा तो आश्चर्यचकित हो गई। स्टैंडर्ड हिंदी परिनिष्ठित होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो कहे कि वो राज्य किधर गया है? तो कहे कि वो लघु शंका कहना, अरे छोड़ो जो भी कहता है, इतना बढ़िया लिखा है। विश्वनाथ बोले हाँ हाँ, जो मैं नहीं बताया हूँ वो भी लिखा है, और मेरी लाल स्याही न लगी, इतना स्टैंडर्ड हिंदी ये लिखा है। तो देना तो कहना कि अरे भाई और भी लिखिए। तब लिख ली, अरे ज्वालामुखी विस्फोट से भीषण प्रथम कंपसी मत वाली, एक था ना तो उसको उसी तरह लिखे। तो और खुश हुए तो कहे कि अरे भाई दूसरा भी तो इम्पॉर्टेंट है। हमके जी मार सब कल हो के नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व के ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। हम कली प्रसाद जी छायावाद के उद्भावक कवि हैं, छायावाद को आविष्कारक हैं, अनुसंधान। तो इसमें प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा भी दिया है। ये हमको मास्टर बताए नहीं थे, लेकिन मैं पढ़ा था वो परिभाषा छायावाद की, और उसमें जब उससे मिलने लगा तो मैं अपने बैठाता था। आज भी
शब्दकोश सबका अलग है, मेरा शब्दकोश आज भी अलग है, क्योंकि मैं उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ के दूसरा शब्द बना देता हूँ। तो उसका अर्थ निकालने में दूसरों को परेशानी होती है। तो लिखा, जैसे प्रसाद जी लिखे हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। और डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि मतलब निर्जीव प्रकृति में सजीवता का आरोप करना ही छायावाद है। तो ये भी निर्जीव प्रकृति है। कहते हैं कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, तो हिम माने बर्फ, वो जड़वत है, हैं? जल जो है द्रवीभूत है। तो नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। जब चलता है तो वो सजीव माना गया है। जी जी। एक तरल था एक सघन, एक तरल था बहने वाला था, एक सघन था, एक जो है ठोस था। हाँ, कहते हैं ना आचार्य नंदुलाल कि निर्जीव प्रकृति में ही सजीवता का आरोप करना। तो हुआ, हाँ, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, दोनों में एक ही तत्व है। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। उसको जड़ भी कह सकते हो, बर्फ है तो जड़ है, और जब जल के रूप में हो गया तो चेतन है। तो जड़ और चेतन के मतलब अभिन्नता दर्शाए है। ये छायावाद की परिभाषा है। तो जब मैं दिया तो बहुत खुश हुए, कहे बस बस अब मुझे जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। एक चीज़ ये बताओ कि तुमने कैसे जान लिया कि इसमें छायावाद की परिभाषा है? उनके मान साहब जो परिभाषा उसी के अनुरूप ये कविता है, तो मैं नहीं जान जाऊँगा? कहा हाँ, ये तो मैं भी बताता हूँ। कहे भाई देखिए, ये लड़का जो है विलक्षण बुद्धि का है, इससे किसी लड़के से तुलना नहीं है। ये तो वो चीज़ लिखता है जो हम लोग भी चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। और इसके बाद वो मुझे अतिशय मानने लगे। जी जी जी। और विश्वनाथ प्रसाद जी बहुत अच्छे आदमी थे। और पहले ही मतलब लड़कों से कह दे किसी का फर्स्ट क्लास आए या ना आए, इस लड़के का तो जरूर आएगा। तब मैं बहुत मायूस हो गया, क्योंकि मैं जानता था मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आएगा। इसलिए कि मैं जानता सब कुछ था, मेरी राइटिंग ख़राब थी, मेरी स्पीड ख़राब थी, तो मैं सोचता था कैसे मैं लिख पाऊँगा। तो जो परीक्षा हुई तो किसी के यहाँ जा गए नहीं, उनकी ड्यूटी दूसरे रूम में थी और मैं दूसरे तल्ले पर था। और वहाँ से सीधे डेली का काम था, सीधे उठकर हमारे पास आकर खड़े होते थे। कहते क्या कर रहे हो? उनके जी शब्द शक्ति लिखे थे। कहे कहाँ तक पहुँचे? उनकी अभिधा लिख दिले ही, लक्षणा लिख दिली, व्यंजना में पहुँचा। अच्छा। कहते तुम हो जाओगे फेल। अरे 1 घंटा बीत गया, तुम अभी पहले में, चूँकि मुझे ज्ञान था, जब लिखने लगा तो सब कुछ समेटने लगा, तो और मेरी स्पीड भी नहीं थी। कहे वो सब छोड़ो, तुम सब प्रश्न कर डालो। उनकी जी इतना कह के चल गए। तब मैं कोटेशन लिखने लगा। इस पर आचार्य नंद दुलारे क्या कहे, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहे हैं, वो थे विश्वनाथ आलोचक, हाँ बेचुक। तो सब लिखा। इसके बाद कापी मेरी निकाल कर पढ़ने लगे। कहे फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, ये तो लिख ही नहीं पा रहा है। और तो मैं तो पहले से मायूस था, मैं तो जानता था। तो मेरा 52% आया। और एक लड़की थी सुनीता नाम को, 55%। तो लड़कियों को बड़ा घमंड, उनसे पहले के कहे थे ना कि ये इसका फर्स्ट क्लास, कैमार साहब आप कहते थे कि इसका फर्स्ट क्लास आएगा, ये तो बावना इनसे ढेर तमाना पौले। तो कहा अरे भाई, ज्ञान रखना दूसरी बात है और पास होना, हाँ पास होना दूसरी बात है। इसके अंदर बहुत ज्ञान है, दिक्कत ये लिख नहीं पा रहा है। कहा कि आवत तमार साहब ना लिखते हैं? कह कि हाँ ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अब 3 दिन तक परीक्षा लूँगा। तो कहे कि देखो भाई, इन लोगों को घमंड है कि हम लोग ज़्यादा जानती हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास वाला बाद में बताएंगे, थर्ड क्लास वाले सेकेंड वाला पहले बताएंगे। अब परिवर्तित करिए प्रश्न करने के ढंग में, कठिन पूछने लगे। तो केवल मैं ही बोलता था, मैं ही बताता था और सभी लड़के चुप थे। 3 दिन पूछे, कुछ नहीं हुए। तीसरे दिन कहे कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत अफसोस है कि इस लड़के को फर्स्ट क्लास आना चाहिए लेकिन ये आया नहीं। आप लोगों को फेल होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को घमंड है कि बताइए क्या अधिकार है आप लोगों को फर्स्ट क्लास आने के, जबकि सब कुछ यही बताता है। जी जी। तो इस तरह मेरी पढ़ाई हुई और इस तरह, लेकिन मैं बिरहा उस समय। एक चीज़ और, आप एक लिखने के कारण आप सेकंड आ गए, हाँ, लेकिन वहाँ लड़कों में भी एक रस्साकसी होती है छात्र छात्राओं हाँ, के बहुत बीच में। बहुत बहुत। और उसमें
कई बार जातीय दंश का भी शिकार होना पड़ता है, उसका तो क्या अनुभव वो है? हमारे भी सामने आया। जी बताइए। हम थे पढ़ने में एक यादव और मला धर्मदेव जो हमके संगे रहना वो रहना, तो वो दूसरे विभाग में रहना, वो अंग्रेजी वाला रहना। मन तो थे कुछ विषय में, लेकिन उधर एक लाजी पहलवान गांव का मोहन याद था। एक बाद में गया उमा शंकर या धर्मा दुबई ठाका, तो वो जाड़ा के दिन में कोट पहना था, तो उसमें थोड़ा छेद था, तो कुल अंगूरी डाल करके कहते थे कि ये अहिर बोंग है, हैं? वो बताया नहीं क्षत्रिय काले जो सब क्षत्रिय थे। तो बड़ा परेशान हुआ और रोज अंगूरी डाल देते, एक डाले दूसरा डाल दे। तो वो सियाराम यादव उस समय मास्टर थे भूगोल के यूपी कॉलेज में ठेहुना के, तो उसी जगह लड़के और भी पढ़ते थे, धर्मा गोनवली के राधे श्याम और राजेंद्र नाम का। कहे बा हम तो ना यहाँ पढ़ पाई, कहें कहीं सब तो कहता हूँ अहिर बोंग हमारे कुर्तों फाड़ देवल चाहता हूँ। कहना उसी में एक राजदेव नाम के हैं, उनसे मिला, तो वो हाजिरी होती है ना, तो हमारा जब नाम आया तो वो आए, कहला भाई ये तो हमके सो अहिर बोंग कहत हुआ। अच्छा काल से हमारे पजरे बैठा एक चंद्रिका नाम का पटेल था, हमके भैया इनके किताब ना हमारे बैठे था, आ तू तनी होपैन बैठ जा, तोरे पास बा हमारे पास बा। कहता ठीक है हम होपैन बैठ जाती। फिर बैठल है तली अने से अंगूरी डल, कहे ये अहिर बोंग है। कहले हाँ अहिर बोंग तो ये हुआ, आप लोग क्षत्रिय हुआ, गोस्वामी हुआ, लेकिन जौनी अखाड़ा पर पहलवान 20 रहा बढ़िया ओकर कीमत हो गई। पढ़ाई में कुल अहिर बोंग बताओ तो कौने किस्म का ठाकुर हुआ, कौने किस्म का ब्राह्मण हुआ। बोला बताई ला कुल हम ही ना कि तुम लोग बतावे ला। कहते तो तुहार बात नहीं कर, अरे यार तो हम कि हमारो तो अहिर बोंग है, हमार बात इनकर बात हुआ। कल अच्छा भैया आज उसे हमार ना कहल जी, हम कि हाँ कहा, हम कह के छूट देती, लेकिन हम चुप रह कुल बता दिया लोग, तब ठंडा हो गया। इस तरह से मेरा जलवा वो पढ़ाई में अतिशय था, मेरा हृदय गदगद था। मुझे मतलब विज्ञजनों का और मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का मुझे बहुत स्नेह मिला है। अगर नहीं मिला है तो बिरहा जगत से मुझे नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर विश्वनाथ का सानिध्य आपको मिला। वे हिंदी के आधुनिक कवि थे, हाँ आलोचना भी लिखते थे, हाँ हाँ, और बहुत सारी जगहों पर वो थे। उधर भी आप जा सकते थे, माने साहित्यिक हाँ कविताओं की तरफ, हाँ, साहित्यिक दुनिया में जा सकते हाँ, थे, लेकिन आप उधर क्यों नहीं गए? गए। अच्छा गया मैं, अच्छा। लेकिन वही मेरी निर्धनता ही आड़े आ गई सामने, मेरे विकास का मैंने बाधा डाली। वो जब मैं सैदपुर में पढ़ता था तो मैं पढ़ने का बहुत शौकीन था, परशुराम लाइब्रेरियन थे, तो मैं सोचा कि उस तरह जो कहोगे तो वही बताएंगे, और मुझे कुछ पता नहीं है कि ये किताबें हैं, तो मैं सोचता था कि अंदर जा कर के मैं खोजूंगा अपने मन से। तो उनको चाह वो पिला देता था जी, तो बहुत मस्त रहते थे। तो कह रहे यार तुम जाओ जो मन करे सो खोजो और लाओ, मैं इशू कर देता हूँ। हमके जी तो एक किताब गिरल है, तो मैं पढ़ा, एक तो मैं चमत्कृत हो उठा। जयशंकर प्रसाद की आंसू थी, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मोदो के मानस प्रतीक अभी चल अब बहुत दिन छोड़ दे। तो मैंने कहा अरे इतना बढ़िया, मैं उसको कुमार साहब यही इशू कर दीजिए, तो इशू कर दिए। लेकिन कहा कि कुमार साहब ये किताब मिलेगी नहीं और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? कहला कि अरे यार लिखा दो, खो गई, मैं उसको पैसा जो हो दे दो, मैं कर दूंगा, वो सब तुम्हारे था कि तो वही कहले मार साहब लिख लीजिए, तो लिख लिए कि किताबें खो गई, इसका पैसा जमा कर। हालांकि वो 10-5 रुपए की ही किताब रही। हाँ हमारे और वो कम में, वो बहुत छोटी किताब है। जी जी छोटी, हाँ 90 छंद तो हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा कि काश मैं भी ऐसी रचना करता, तो मैंने लिखने लगा। तो वो सखी छंद में था, वो मात्रिक छंद है। आप एक ख्याल करिए कि संस्कृत की जो रचनाएं हैं वो वर्णिक छंद में हैं, और हिंदी की जो रचनाएं हैं वो मात्रिक छंद में हैं, क्योंकि इसमें तुकबंदी होती है और उसमें तुकबंदी नहीं उस तरह आनंद वर्णिक में। तो 14 मात्रा थी, तो मैं लिखा उसमें का 2 छंद में सुना रहा। जी जी जी। नायिका आहों की हाट उसका नाम है और उसमें वियोग वर्णन है। तो नायिका कह रही है कि क्या करूं शिकायत प्रिय की, 14 मात्रा हो गला, मात्रा जोड़ी है तो
क्या करूं शिकायत प्रिय की, मन ही मन पछताती हूँ, गुण के अतिरिक्त कभी मैं अवगुण न ढूंढ पाती हूँ। अपने शिकायत हम का करें, जब जाती शिकायत करा तो पहले गुण आ जाता, हम अवगुण का वर्णन न कर पावत थी दूसर की। प्रिय की चर्चा चलने पर बस चुपके से बह जाती, बिन बोले प्यारी अखियाँ सारी बतिया कह जाती। इसी तरह से 250 छंद में लिखा हूँ, उसमें कुछ बढ़ाया हूँ मैं। प्रसाद जी ने नक्सिक का भी वर्णन किया है, तो वो था ना जैसा थोड़ा भूल गया, सिंजनी धन थी, तो मतलब मैं भी उसमें नक्सिक का वर्णन किया हूँ। पहले नक्सिक वर्णन होता था सिर से पैर तक, तो उसमें भी विशेषता थी। ये सब सूक्ष्मता पर कोई ध्यान नहीं देता है। देवता का वर्णन होगा तो नक्सिक होगा, और नायिका का वर्णन तो सिख नख होगा, सिर से वर्णन होगा, लेकिन देवता के कदम से। तो इस तरह परिवर्तन था, तो इस तरह से मैंने उसको लिखा। जैसे संस्कृत में जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम नीलिम तनिर्झरी, तांडव बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान धगत 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 ललाट पटपाव के किशोर चंद्र शेखरी प्रति प्रतिक्षणम। तो ये तो माने कहाँ से होला? जटा जटा से, जटा से, जटा से। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी आपने पढ़ाई की, आप जब माने एमए आपने कर लिया, उस समय नौकरी बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, या मिली नहीं, क्या बात है? नौकरी ऐसा है कि मैं एमए कर लिया, लेकिन इसके बाद जब मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आया, तो विश्वनाथ प्रसाद कितना अच्छा आदमी थे, कितना क्या वर्णन करूँ, तो वो कहे कि अरे इसका फर्स्ट क्लास नहीं आया, तो जो फर्स्ट क्लास जो थीसिस लिखते थे लोग, मतलब, और तो आज जो नहीं आते तो उनको निबंध लिखना पड़ता था। तो हमको, हमारा फर्स्ट क्लास नहीं, तो हमको निबंध लिखना पड़ा, तो हम नहीं गए निबंध में। तो ये लड़के बताए कि ये निबंध नहीं पढ़ता है ना, वो थीसिस वाला लिखता है, मतलब वो के का कह जाला हिंदी में थोड़ा। तो हमसे कहे कि अरे यार राज तो सुनो, उनके जी कहले तुम निबंध नहीं पढ़ते हो? हम कि जी नहीं। कहले कि क्यों? हम कहले हम निबंध नहीं पढ़े मार साहब, हमारी रुचि नहीं, कहाँ कैसे पास होगी? हम कहें कि हाँ ना, मतलब व्यवस्था वैकल्पिक वो लोक साहित्य की जी, तो मैं उसी को पढ़ता हूँ, वही किताब लिया उसी को पढ़ूंगा। कहा कि अपने से कैसे पढ़ोगे? हम कि तब कैसे पढ़ो? कहना लोक साहित्य कोई यहाँ नहीं पढ़ाता है। तो हम कहे कि तब मार साहब मैं अपने से ही पढ़ूंगा। कहना नहीं, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो हम बड़ा सोच में पड़ गए, हम अकेले पढ़े वाला, अकेले ही पढ़ावे वाला। अब सोचिए आजकल ऐसे मास्टर कहाँ मिलेंगे, उनको क्या तनख्वाह ऊपर से नहीं मिलती। तो एक लड़का वही जो चंद्रिका नाम का कहे कि अरे यार एमे खड़ी बिरहा गावे के मेहरार उनका गीत है, यह कुल एमिन है, हम बताई तो कि बड़ा मजा एमिन आई, ये पढ़ा तो हूँ। कह कि तब बताइया हम तब हम यह पढ़ा, तो 2 आदमी हो गई। वो सब पढ़ाते थे, मतलब उसी को पढ़ करके मैं जो है ये किया। अब रह गई नौकरी की बात, अब मैं क्या बताऊँ कितनी सफलता मिली। तो और मेरा पल्ला थोड़ा कमज़ोर पड़ता था। कहे वहाँ एक मास्टर थे, वो रिटायर होने वाले थे, तो 5 मास्टर थे, तो उसमें ये विश्वनाथ प्रसाद जा कर के कहे कि ये लड़का इस जगह रखने वाला है, इसका पीएचडी वाला लड़का भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं परीक्षा लेकर के भी पूछा हूँ। कहा कैसे परीक्षा लेकर पूछे हो? कहा मैं एमए में गया था सेकेंड ईयर में, पादप शब्द पूछा, पादप माने का क्या हुआ, तो वो सब बताए कि पादप माने पौधा होता है। तो वही शब्द मैं इससे पूछा, तो ये क्या बताया? कहता कि पाद माने जड़, पैर, पाद माने पैर, तो वृक्ष का पैर क्या होगा? जड़ ना होता है जी। जो जड़ से ही पानी माने ग्रहण करता है, उसको पादप कहते हैं। इसलिए कोई जड़ से अपना खुराक ग्रहण, पानी के रूप में अपना खुराक ग्रहण करता है। कली मान साहब कह देखिए इतना अंतर है, वो तो फर्स्ट क्लास है, जो एमए में पढ़ रहा है वो फर्स्ट क्लास है, वो तो पीएचडी कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य पीएचडी नहीं किया। लेकिन तो हम लोग भी कहाँ पीएचडी किए। वो कहे कि मैं भी तो पीएचडी नहीं। तो माँ वो राम बच्चन जो है उनका दामाद रहा, वो ओकर जुगाड़ में रहना कि किसी तरह मैं अपने दामाद को कर लूँ। तो कहे भाई यही व्यवस्था है, फर्स्ट क्लास की ही मांग है और फर्स्ट क्लास और नहीं है, तो कैसे होगा? तो और लोग भी मिला करके मतलब तो वहाँ नहीं हुआ। तो
लच्छीपुर जहाँ से मैं हाई स्कूल किया था, वो मास्टर मुझे बुलाए, कहे कि 2 आदमी हमारे गांव के थे, कहे इस लड़के के लिए जो कहो सो कर दूंगा। अब वही बात लिए, लेकिन वो लोग कुछ बोले नहीं। एक आदमी कहे तो हिंदी जानता है, हिंदी तो बहुत जानता है और सब विषय नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोला, तो वो भी कुछ नहीं बोले। इस तरह से मेरी नौकरी नहीं लगी। अच्छा, टलती रही और अंत में समय खत्म। हाँ, और दूसर बात है कि हमारे घर पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं बिरहे में ही जुट गया। तो बिरहे में जो 2 पैसा 4 पैसा मिले तो लेकिन आपने कुछ दिनों तक कुछ कारोबार भी किया खोए वगैरह का? नहीं, खोआ हुआ तो घर पर भैंस थी ना, अच्छा। तो वो भूंज देते थे, और थोड़ी दिन बल्टा भी नापे, तो अपन ही भैंस का नाम भी सूख जाती तो छोड़ देते जी थे। जी। तो वो कोई धंधा नहीं था, और मैं इसी तरह रहा, खेती गृहस्थी थी। मैंने परिवार को उसी तरीके से आपने चलाया। हाँ। तो बाकी जो बाल बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं? अब बाल बच्चनों की जियोली, लेकिन अब भाई दिक्कत तो हो ही नहीं गई। अच्छा, मैं न पढ़ा पाया, न अच्छी शादी ब्याह कर पाया, तो इसका तो मुझे कष्ट था ही। बिरहा में बिरहियों का क्या था, वो एक तो गाते भी नहीं थे, दूसरे साथ भी नहीं रखते थे, और बिरहा ही चाहिए। अब मैं क्या क्या बताऊं कौन सा, और मैं बिरहा में इतना झेला हूँ कि उसको सोचता हूँ, और गायक जवाब भी नहीं देंगे। सुबदरवा कह केहू गाई तब न चमकबा। कहली हाँ भैया, केहू गाई तब चमकबा, तो हम जेकर गावल चाहतो वही गावा ना, हमके छोड़ दे, हम छोड़ दिली। हमके जब हम चमकबे करब, तू ना गई बा तो मत गावा ना, गो ना हाला गौलस। दुर्जन सोचना कि इनकर बिरहवा का फायदा भी ले ली, इनके ओकर मतलब श्रेय न मिले, तो प्यारे लाल जोड़ देना। तो बाद में प्यारे लाल तो उन्हों के छोड़ देली, अब हम डिस्टर्ब होकर बिरहवा छोड़ देली। ये तो बड़ी त्रासद बात है कि आपको जो आपके किए हुए का प्रतिदान नहीं मिला। हाँ, प्रतिदान नहीं मिला। मैं हमेशा नया प्रयोग करने की कोशिश की। सब एक सरस्वती गावल, हम एक सुमने लिखले 3 सरस्वती, और कोई काटेगा नहीं कि 3 सरस्वती नहीं हुई, 3 सरस्वती हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा नया प्रयोग किया हूँ। ये जो आप मिथकों की तरफ गए और काफ़ी आपका बारीक अध्ययन है उसमें। हाँ, बारीक पुराणों का अध्ययन है। हाँ, समकालीनता की तरफ भी आप गए, लेकिन इधर टिके नहीं, इधर चले आए। हाँ। तो क्या ये आपका कंफर्ट जोन था? उस तरफ मैं जाता भैया, प्रोत्साहन तब मिलता जब गवैया गाता है, तो अंदर से स्फूर्ति, उत्साह, ओज मिलता है। गवैया नहीं गाएगा, ऊपर से मतलब व्यंग करेगा, तो आदमी मतलब उसका पतन तो होगा ही ना, मानसिक कलुषता आएगी ना उसमें। तो वही था मैं बिरहा से, जब कोई गाएगा नहीं तो मैं क्या बना, जब गाता है आदमी तो बनाता हूँ। तो फिर भी मैं अपने स्वांतः सुखा के लिए जो भी होता है उसकी रचना करता हूँ। अब देख, एक धुन लिखा हूँ, और जो मैं लिखता हूँ नया चीज़, चाहे जिस विभाग में कभी कोई लिखा नहीं होगा। एक मैं लिखा हूँ अभी इधर में, किसी गवैया के पास है नहीं। एक तरफ वो धुन है, एक तरफ वो छंद है, और तो अंतरा भी, ऊपर दूसरा छंद है, दुर्मिल है, नीचे तोटक छंद है। तोटक छंद में 4 सगण होता है, दुर्मिल 8 सगण होता है। नट नागर कैसे अब याद रहा से तनी ना बड़ा वो पढ़ा दे बाप। अब ये नया प्रयोग है जो बिरहा में कभी कोई नहीं लिखा, कि छंद भी हो धुन भी। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, तो इसी में है। हाँ, तो इस तरह नया प्रयोग है। सरस्वती 3 का नया प्रयोग है। इस तरह मैंने बहुत नया प्रयोग किया, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। लगभग आप समझ लीजिए कि आपको सक्रिय हुए 4 दशक हाँ हो गए। इन 4 दशकों में आपके लेखन की क्या मात्रा की, कितनी मिकदार है? हाँ भैया, कितना लिखा आपने? कम से कम ना, अब गिनले तो नहीं, फिर भी वो 400-500 के करीब बिरहा हुई जी। ये जो पूरी फुल लेंथ बिरहा, हाँ, जो सब लोग आजकल गाते हैं, हाँ, कांड और आख्यान की तरफ। 300 लोकगीत खाली लिख ली, 200-250 शायरी भी लिख ली। अच्छा, हाँ। तो शायरी जो विधा है, हाँ, बिरहा में, हाँ, तो शायरी की जो लाइन लेंथ है कितनी रहती है? जैसे शायरी में क्या लिखते हैं आप? शायरी में जैसे होता है, शायरी का मतलब होता है जानबूझ करके कठिन कर देना। शायरी का मतलब क्लिष्ट कर देना।
और उसमें प्रतिबंधित कर देते हैं लोग। अब वो कठिन हो जाता है। जैसे शायरी में एक वो सुमित्रा नंदिनी है इलाहाबाद की, वो जो है सुई रख के गाती है उठवा में। हाँ, अब सुई रख के गड़ जाई तब नहीं ना गड़ी ना, सुई रख के गाती है। तो एक बार कवितवा हमारे यहाँ अखाड़े में जब जिससे होता था तो हम ही को फ़ोन करते थे। कवितवा का फ़ोन कैला, कह सिंटू बोले थे हमके, भैया सिंटू नाम का हमारे पास कोई गवैया नहीं। कहना कवि जी हम कविता वाला बोले थे उनके, हाँ भैया तब तो है हुआ सिंटू। अच्छा। कहना कवि जी दौलतपुर में हो तो वही सुमित्रा नंदिनिया से आ जी गया, हमके चला आ जा। तो वह दिन हम श्याम देव के संग रही, वो पैसा उधार रहे, वही जाए ले मांगा, वही भेंट हो गई। तो कह तो कि कवि जी चलबा ना, हमके हाँ तो चलब ना, हम साँझ के वहाँ पहुँचब। कह तब तू ना आइब, हमके हम आइब, कहले तो आइब। तब जाके डलवरिया में रही, संजवा गई वहाँ देराज बा, अनपढ़ है कविता, लेकिन मतलब गायकी तो आवाज़ एक, हाँ आवाज़ अच्छी, लेकिन अनपढ़ है। तो डेराए फिर भी हम रही तब वो डेराए। तो कर हाथ हो जोड़ के, बड़ी छोट बहन है वो, मतलब यह कुल तो ना गौला। तो कह कि कवि जी काल के बाद परसों हवेलिया पर है। अच्छा तो, पांडेपुर हाँ नहीं सारनाथ। तो कह कि चला कवि जी मोहनिया, उनकी चला। तो कह कि कवि जी सिंटुआ कह कवि जी कुछ दे दा, हम कह हाँ भैया ला। तो अपने लड़किया बोलो लिख उख ले ला, अधर भी लिखा दिली। यहाँ अली तले गावत बा सुई धै के, हमारा दिमाग बहुत खराब हो गया। तो हम कही कविता, तो कहते हाँ कवि जी, हम कही अधर गावत है, अधर लिखौले है तो कि अपने लड़किया से लिखवले ना हो। आ कहलू कि कबूतर खराब बतौले ना, तो गा लेबू देख के। कहता नहीं कवि जी, हमकी बतौले पर वो घबरा गई एकदम, इज्जतदार गायिका। तब अब हमने बोल थे जा कुछ तो कुछ गावत थे। तो हम कहली कि जब जे शायरी जाना ला उसे ना गावली, जे ना जाना तो शायरी उसे शायरी गावली। कहते तू काहे कि हमसे जरा ला कवि जी। हम कहली मड़िहान में तुहार बिरहा श्याम देव प्रजापति से रली नहीं से, मड़िहान में वही सुमित्रा नंदिनिया से। हम कहली बनवारी से कहली कि नेताजी उठ के बोल दिया रात भर शायरी हुई, अगर इनके न हरवा दिली तो मोछ मुड़वा दे। तब काहे ना गौलू। लेकिन आपकी दाढ़ी मूछ तो बराबर है। हाँ, श्याम देव जी की मूछ में जो है गुर्रेदार है। हाँ तो ये हुआ तो ना गौलू। तो कह तो पूछिया श्याम देव से अकबरपुर में उनकर कौन दशा कैले रही। हमकी कैले रहलू तब हम ना न रहली, अब करा। हम कहली अब करा। तो चुप हो गई। तो ओके माला ले जाके खेमरे जा, अरे तोरे जवन आवत हो तवन गावा। तो एक बार एक लड़का पारस भैया घर के पीछे था, तो वो कह कि अरे दे देता ककहरा मकहरा, यही तरीके बोला ला। और सुमित्रा नंदिनी से बिरहा हो के हमके वो से कौन एक बिरहा झूठा हमके बहकावा था। हम कहली मार्केट में बा सबके दबावत बा शायरी में, ऐसे होई। कहता अरे प्रोग्रामवा लिख गल हो दे देता। तो हम कहली एक काम करा, लिख गल हो। हम कहली अब कवितवा का बदला चुकावे का पारी आ गई है। कहता हाँ। तो हम कहले काम करा तू काल आवा, एक हमारे खटिया टूट गए, चौकड़ी हमन बीन लोल जाला। अब मगर छक्कड़ी ना आवले, अब बीने के विचार छक्कड़ी आवाला। कह हाँ कभी जब के आवा तब तू बीना खटिया तुहार हम झंडा गड़वा दे आयल। तो कहता कुल कहतो संभर के गैया न बैठा दिले, बड़ बड़ गवैयन के बैठा दिले। हम कि तू न बैठे बा। कहता कि हम कहली हाँ। कल हम बैठा देव, हम एकदम बैठे बा, हमारे पहले खटिया बिना आ एक बाद तो के लिखावत है। हम जैसे कब तैसे ही गई बात तो नहीं तो वो तो बैठा ही दे। भाई ढेर दिन का शायरी है, तोरे तो शायरी आवल ना होता नहीं। कहता नहीं कभी जी जौन का बात ना। हम कि हाँ तो चला ठीक है। लिखलस गईली, ओके रिहर्सल करौली। हम कि गावले आई सुइया दे के आपको सुनिया। देखा कहाँ धाया के राधा कैलचरिया ना। कवितवा के जब लिखली तनी कठिन, तम के लिए इतना सरल लिखा दी केहू गाली, ई कवितो गा ले, लेकिन वो समय ना रहा। तो गुलाब नाम जान करके वो मतलब खुश हुई कि बेगम हुई कि छोटा लड़का नाम नहीं है तो क्या गाता होगा, हमसे क्या गाएगा जी। तो वहाँ बैठी थी। तो जब ये गाया तो शुरू किया शायरी में ही सुमिरन भी। तो आई तो मंच पर बैठी, हमके चिन्हला ही रहे, लेकिन हमके देख के अद कह लेबू। तो कहलस कि जब गावे के भल तो कह कि आज मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है और आज मुझे बिरहा गाने का मौका मिलेगा। और तो खाली नाम के बड़े लोग नाचते हैं, न गाना गा पाते हैं, न कुछ नहीं कुछ। अरे बाप रे बाप, सुमिरन भी शायरी में।
तो हम कहली कि हाँ गाय तो पैबू लेकिन गाय ना पैबू अपने मनवा में। तो हम कहली कुछ पब्लिकों के मतलब मिलो आनंदो भाई। तो हम कहली प्रसिद्ध एटे 40 तक गिनती 20 तक गावे ले। तो 40 तक गिनती के गवा दिली। तो अब वो मैंने कहते कि पहाड़ा गौला 100 का कहाँ 40 गौला हम 100 का गाँव दे 10 दूनी 20 10 यहाँ मतलब 100 कैले। कहले कि तब खुनसाई बस उठाए के तुरंत सुई गावे लगल। जनलस की कविता रहनी तो इहो रहना तो गौना ना गवाए पौना। तो 7 टे हम लिखले है मतलब अधर वैसे। तो वो कहते है भैया हम सुई ना ले ली सलाई के कहाड़ी है। तो कहते मैं क्या गईबा का कहाँ है ना गायब। हम 1-2 ठे गायब का हम कहू ठे गाय दिए ये गाँव तो अभी ताकत है बहु चकले में। तो कहते कि हाँ तो हम गायब। तो ई जोन हम बतावत है तो सरल खातिर वो गौले दूसर पारस भैया के डायरी में ओकर इतिहास अलग है कैसे लिखली। पारस भैया के डायरी में लिखले दोसे लिखल काधा करें केल कातिल क्रीड़ा करियाइल रतिया। तो कहता सुना अधरो वर्णशोको है। वर्णशोक का मतलब होता कि क अक्षर पड़ गल तब वो ना पड़ी जौन पड़त जाई ककारा से छूट चल क ख ग एक वर्णशोक कहल जाला। माने वर्ण के अक्षर के शोख चल जाए। तो क वर्णशोको अधरो है आ छवंग है। छवंग का मतलब कि एक लाइन में 6 पड़ी। तो इस तरह तो अच्छा हाँ ओकरे पहले तब ई जब गाय भइल हम की रू कब तो के बैठवाई। तो हम कहली गावा 7 तुकबंदी का। तो जब गौला 7 तुकबंदी का तब बतियावत है खेमराजवा से कि इहो बनौले हम। तो 7 तुकबंदी के जब गौलस अब हम ओकर थोड़ा सा कोटेशन सुना दे। ओकर है कि 7 तुकबंदी दुशासन दुष्ट कुकर्मी द्रुपद सुता का खींचे सरिया। अब 7 तुकबंदी झूमर छंद में शुरू हो गई। तो हाँ कि हाँ कि कहाँ प्यारी सुकुमारी है मुरारी असुरारी व्यभिचारी छलकारी है वह भारी रगरी कुरुराई बरियाई दूठे हो गए। यही तरह समझे तुकबंदी मतलब मेल। कुरुराई बरियाई है कन्हाई कर आई दा दिखाई मनुसाई प्रभुताई सगरी आवा हाली बन माली कुचाली देला गाली ई सवाली बनल ब्याली जेकर खाली गठरी राज ताज बा बेकाज करी के करे पर नाज सिर ताज महाराज राखा लाज हमारी। 5 पति का हंसी उड़ावे उड़ान है हमके बेस्या कर्ण बनावे केहू ना बोले कुछ हाय बान एस बेध है गरिया। फिर 7 तुकबंदी शुरू। द्रौपदी कहते पीर बह बन के नीर ई शरीर है व धीर लीर चीर के बोलावे हे ये हीर तो के लीर माने टुकड़ा वाला। कहते आग में बाकुल के बाग भाग में लिखल बा दाग साग बन के बैठे नाग अनुराग तज के। कहते मीन भइल जलहीन मछली बिना पानी के हो गई। मीन भइल जलहीन बायधीन यति दीन झीन वस्त्र ले छीन हव यकीन सबके खार करई गंवार ना हमार केहू यार हव तुहार इंतजार सरकार हमके। जब ये गा दिलत तो कहते कि ये भैया शायरी गौले में मतलब आदमी के समझ में ना आए वाला मज़ा ना आई। तो हम शायरी ना गावत थी छोड़त थी हम बिरहा गावत थी। तो दुर्योधन के लेके लक्ष्मणा का हरण गौला। तो हम कहली रुकल हम कहली कि कहलस कि भैया तू अयलू है तो ये लोग कहता ना कि संभर के गैया ना बैठाए दी हैं आ तू तो बहुत शायरी गावलू सबके बैठाए देलू आ हम गावत है तब समझ में ना आवले तो गावत काहे करलू शायरिया तू ही ना शुरू कैले हो आ तो के जोड़ दो पर ई काहे का तू हमरे जोड़े ना फूल बजा देना थिपोरी का हार गई। तब बैल तब फिर अपनी गौलत वो गौलत कहते कि हम जोड़ ना देव जब हमारे गाना का मान है ना हो तो इस तरह मतलब उनके परास्त करवा दे। तो ये असल में कवि ने उस कवि को परास्त किया जिसके बल पर गायिका उछलती। हाँ बात हाँ उस तरह जैसे चंद्रिका कवि प्रसिद्धन कवि जब बिरहा बनाते थे रामदेव बुल्लू गाते थे तो भैया बिरहा चरम उत्कर्ष पर थी उच्च शिखर पर थी जेके स्वर्ण युग कहल जाए हिंदी साहित्य के अपेक्षा। तो उस समय बिरहा का स्वर्ण युग था। अच्छा नदी के उस पार एक कवि नदी के इस पार दूसरा कवि। हाँ दोनों के अखाड़े दो। हाँ दोनों के अंदाज दो एक श्रृंगार का उद्भट हाँ और एक वीर रस का। हाँ दोनों से आपकी मुलाकात रही होगी। गाने में नहीं वैसे व्यक्तिगत रूप से
सबसे हमारे जान बुल्लू से रहे, रामदेव से रहल। तो जैसे चंद्रिका से क्या मैंने, चंद्रिका कैसी व्यक्ति थी और क्या चंद्रिका से हमारी मुलाकात मतलब बहुत कम हुई है, लेकिन हुई है। चंद्रिका से सिमरत का रामदेव का बिरार है वही कतुआपुरा में। तो हम बनारस गए तो हम गई तो रामदेव से परिचय रहल। तो चंद्रिका बैठल है ना, तो रामदेव कहना कि राजदेव कवि हूँ, मनमोहन की परीक्षा हो रही, ढूंढते दुर्भाषा अंतर की तरल तितिक्षा बुल्लू उनकर। तो मतलब जनल तो कह कि आ बैठा राजदेव, हमान पहले कहे तो के कुछ अनुभव बताई। हाँ कवि जी, तो ई गौला हम बड़ा प्रभावित भई चंद्रिका से। उसमें नाम था चंद्रिका का, तपाक जरत रहे कवियन में। तो सिमरत गौना लता मंगेशकर का मतलब गाना होना। तो वो कहत हुआ कि चंद्रिका रामदेव से कि तब मीना कुमारी का हम लिख दें का। बहुत बढ़िया। हाँ, तो कहला कि चंद्रिका की ये राजदेव तुहार सिमूरत से परिचय करवा दी। हम कह रहे कवि जी हमारे परिचय हुआ मेरे गौवा पजरवा का हूँ। कहना उन्हीं के देह ले जा। हम कहले हम तो पढ़ा थे भाई, मतलब हमके कोनो शौक ना है देले का जे के बात के, तब हम अच्छे बार में हो गए। ये जो प्रसिद्धन थे उनके यहाँ भी आप गए और उन्होंने बड़े अपने रूखे स्वरों में आपको। हाँ, प्रसिद्धन भैया उस 100 में 105% झूठ बोले। अच्छा। हाँ, लेकिन ओकरे बावजूद इंटर तक पढ़ के ऐसी ऐसी चीज लेके के आश्चर्य होना पड़ा। वो बहुत मेहनत किए और कवियों में एक नंबर था। तो वो प्रसिद्धन की कविता का मुख्य उद्देश्य था वो कवि पर प्रहार करते थे। ऐसा चीज गा दे कि गवैया ना जोड़ दे तो के कवि न से न कही के जोड़ बनावा। और चंद्रिका जो थे कवि पर प्रहार नहीं करते थे, वो सुनने वालों को भाव विभोर कर देते थे। तो दोनों में अंतर था। चंद्रिका भावपूर्ण थे और प्रसिद्धन तुम तड़ाका कला पक्ष वाले थे। और पहेली जो है बुझौल जेके कहल जाला, प्रसिद्धन जैसा विराट जगत में कोई नहीं लिखा। अच्छा। और कहने की बात है भैया कि मुख्य अखाड़ा 3 ही रहे, पत्तू गणेश रमन। लेकिन विविध आयाम जो है पत्तू में था, किसी अखाड़े में नहीं था। हास्य रस सिमरत जैसा कोई न बनाया न गाया, वो पत्तू में थे। गणेश का कभी आप हास्य रस की बिरहा नहीं सुने होंगे। एक आध ठो कहीं कुदल घोड़वा कालिदास ऐसा, लेकिन बकिया कोई नहीं। और बुझौल लिखने में प्रसिद्धन जैसा लोग तरसते थे कि मतलब ऐसा हमहू के रहत गाय। अरे दुल्हा गजब खिलाड़ी, सजनवा बीचे द्वारी में खड़ी, दूल्हा गजब खिलाड़ी, पेटे में सजनवा, ऐसा तैसा कुल आदमी के अचरज होता। तो और ना तो दूसरा हूँ अखाड़ा के चोराए गाँव। तो इस तरह से प्रसिद्धन महारत हासिल थे। कवि जी, एक चूँकि आज बातचीत हम लोग एक पहले चरण में कर रहे हैं। हाँ, और बिरहा के गायकों और कवियों की अपनी अपनी बने रस्साकसी, जोड़ तोड़, षड्यंत्र और साजिशें होती थी। बिरहा में मतलब गवैया में, कवि में नहीं, कवियों का गवैयों से, गवैयों का कवियों से, गवैयों का गवैयों से, कवियों का कवियों से। ये दौर तो खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे मैंने सुना हाँ कि चंद्रिका जैसे महारथी कवि को जो है किसी ने पारा खिला दिया। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध था। ये तो बिरहा जगत के लिए बहुत बड़ा अपराध था। बिरहा जगत का वो समय तक भैया जी सबसे बढ़कर कवि कोई था तो वो चंद्रिका थे। प्रसिद्धन भी नहीं टिकते थे। एक सुखनंदन थे जो उनके राह पर चले, भाव पक्ष को लेकर, जिसका बुल्लू गाते थे जी। कली का भंवरा प्यार ले गया तो मतलब गाते थे, तो वहीं चले। बकिया प्रसिद्धन कहते दूसरी लाइन थी, लेकिन चिलमन हटा के कातिल घूंघट से चांद निकला, ऐसे तैसन भाव शब्दावली लिखते थे। तो वो बहुत बढ़िया कवि थे। उस समय कोई कवि नहीं था। लेकिन उनके साथ साजिश हुई, वो असमय मरे। वो कलकत्ता में गए और उसी जगह जो ऐसा लिखते थे कि बिरहा जो गाता था गवैया, वो सब दंग हो जाते थे, जोड़ ही नहीं थी। तो लाचार होके, चिढ़ के, रिस के ऐसा गलत काम किए। ऐसा करना नहीं चाहिए। पारस भैया हमके 2 चीज बतौले हो भैया, वो मेरे जिहन में घूमल करे रहे। कहना कि कभी अगर गवैया बिरहा गावत था, उसको आनंद मिल रहा है, भोजपुरी में कहें आनंद मिलत था तो समझ ला सबके आनंद मिलत। अगर ओके आनंद ना मिलत था तो समझ ला केहू के ना मिलत था।
कहना गवैया अगर पढ़ल खूब हो ओकर कभी तुच्छ तो तुच्छ रही ये से कि ओकर जौन कवि लिखी तवने न गाई। अनपढ़ गवैया अगर ओकर कभी हाई क्लास का हो तो वो हाई क्लास का रही ऐसे कि अनपढ़ हो तो सीख के गादी बढ़िया बात। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पैमाने पर जिंदगी भर टिके रहे। आप कह रहे हैं कि वो ज़माना था एकदम बिल्कुल पहाड़ था। हाँ, बाद में थोड़ा उतार पर आया मामला, लेकिन साजिशें कम नहीं हुई। अगर देखा जाए तो आपके साथ भी कुछ साजिशें हुई हैं। हमारे साथ में तो बहुत साजिशें हुई तो हैं। क्या साजिशें हुई, जिससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या हुआ? और जैसे आपको नहीं गाया गया, एक तो ये चीज़। हाँ, एक तो नहीं गाया गया, आप गाए भी नहीं, ऊपर से व्यंग भी किए। और एक चीज़ है कि विरहा विभाग में अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, लेकिन जैसे हारमोनिया है, ढोलक है, तेरिया सब है ना विरहा से सहयोगी अंग, तो कभी भी तो है, लेकिन कभी को साथ में नहीं ले जाते हैं। अच्छा, साथ में नहीं ले गए, ठीक है, तो गाए कभी का गाना, तो उस गाना खत्म हो गया तो कभी को जाकर देना ना चाहिए कुछ। कुछ नहीं, कभी से मतलब एक पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, मतलब नहीं। जब काम लगे तो फोन कर दिए, करें तन खूब बढ़िया तन बनैया। अरे कभी के बढ़िया का बनैबा, कभी के मेहरारू कहते कि करुआ तेल ना हो तो कभी के पैसा ना हो तो सोचे ये करुआ तेलवा हम कैसे ले, और तू कदा बढ़िया बनावा तो कौन दिमागवा उनकर काम करी कि बढ़िया बनाई। ये सब सभी कवियों के साथ है। सभी कवियों के साथ दो चार गवैया मैं मानता हूँ। रजनीगंधवा को, रजनीगंधवा कवि को हमेशा साथ में रखे। अब का कहा ना कुल, वो समय शायरी रहे तो कवि का काम रहे। अब कौन शायरी है कि कवि का काम अब तो दे दे तो मैंने गा लेती, लेकिन रजनीगंधवा ही कवि के तौर पर केहू के रख ले तो रख ले। ऐसे कि जोखन मतलब बैठल रहे ना, कापी उपी बतावन, और जो कवि संगे में रहत हुआ उनसे टेरी बोलवावन। रामचरण कवि होकर एक जो गावत रहे ओकर नवा भुला गल, महिमा राज का टेरी बोल, आदमी शर्मिंदा होता था। बहुत बढ़िया रामचरण कवि हों भैया, बहुत अच्छा व्यवहार कर, लेकिन कहा कि कवि जी हम तो ये टेरी बोले ला, हम कि हाँ कवि जी तो दिन दशा ही है, कवियन में एकता नहीं बा। तो अभी जैसे कवि बिल्कुल जो कवि अपना एक तरह से जाल नहीं बुनता है, वो कभी कभी लोक से बाहर कर दिया जाता है। हाँ है? जो छलबाज नहीं है, हाँ, वो कभी कभी सीधा कवि का जमाना नहीं है, नहीं है ना। छलबाज में जैसे प्यारे लाल हैं, एक बार हम कह दिए दुर्जन से कि तो रंडी वाला धंधा है। दुर्जन हमसे कहला कि तू प्यारे लाल के रंडी कहत हुआ, हम कि प्यारे लाल का रंडी ना कहती, रंडी को उपमा दे ली है। रंडियो तो है कमा, जब तू गणेश में हुआ तो पत्तू वालन के काहे के देत हुआ, हम कि प्यारे लाल के मुआफ कर ले रही। तो यही सब बात है, मतलब कवियों में धूर्तई जो है, छलबाजी जो करता उसका जमाना है, जो सही रास्ता पर रहेगा उसका जमाना नहीं। तो ये सब साजिश विराट जगत में कवि के प्रति करबा करत हुए, गवैयो करत हुए, बात यही सब। एक आखिरी सवाल आज के दिन का कर रहा हूँ। आपने लिखा बहुत ज़्यादा, अच्छा लिखा, आप संतुष्ट हैं, लेकिन वह जनता के बीच में कम आया, एकदम कम है ना। तो इससे आपको आपने छोड़ भी दिया बीच में लिखना। तो अपने लेखन का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? अब कोई गाया नहीं तो मूल्यांकन तो दूसरा करेगा नहीं। मतलब हम ही को मूल्यांकन करना है, हम ही को लिखना है, तो कोई मूल्यांकन तो हुआ नहीं। कभी कभार के जो मेरी कलाबाजी थी वो तो दिखाया नहीं कि हाँ विरहा कुछ गाए लोग, जैसे दुर्जनों गौला, श्यामो देव गौले हुआ, सूबेदारों गौले हुआ। तो जब वही विरहा जो गाए हैं, लेकिन एक चीज़ हमारी है भैया, मैं सब कवियों से अलग हूँ। हमारी यही धारणा है कि मैं वही विरहा बनाऊंगा जो विरहा में नहीं बनी है यार। तो मैं ऐसा ही खोज बनाता था। 20-25 विरहा होंगी जो मैं सुनी सुनाई हैं, बकिया सब नया। अभी एक अवधेश चौहान विजयी से गाया, जी। हेमा का स्वयंवर लो, मैंने कुश का चंपिका का लड़की हेमा का स्वयंवर। विजयी कहला रे भैया राजदेव के लिया देहला कुल बेसुनल कहानी। तो मतलब यही इसी तरह मेरा सब कहानी। मैंने जो दो अर्थी संवादों का दौर है उसमें भी आप वो उधर नहीं अपने आप को ले जा रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। हाँ, आप अपनी लाइन पर ही चल रहे हैं। हाँ, मैं अपनी लाइन पर ही चल। इसके बावजूद कि आप, क्योंकि मेरी जिसमें रुचि होती है मैं वही काम करता हूँ, दूसरा नहीं करता हूँ। कांड वाला जमाना हमको लोग कहे कि
अरे कांड बनौता था तोहरो चलत को हमके हम कांड ना बने जौन हमके जमाला तव ना बनाई। हम वही कहानी पे बिरहा बनेला जो हमके ठीक लगेले। हल्लुक कहानी के हम बिरहवे ना बनाई। तो ये सब अपन मानसिकता भैया। जैसे तुलसीदास कहे कि मैं ये रचना स्वांतः सुखाए के लिए किया, उसी तरह मैं चाह करके भी दूसरी चीज नहीं बना पाऊंगा जो मुझे नहीं जचे। बहुत अच्छी इसलिए मैं कांड बहुत ही कम लिखा हूँ। लाचारी है भाई, गवैया उसको चाहिए तो, लेकिन मैं ज्यादातर नया प्रयोग, अगस्त की शादी आप जानते होंगे, दुर्वासा की शादी, जबकि लोग जानते होंगे दुर्वासा साधु संत थे। तो इस तरह से भैया मेरा शोषण तो अतिशय हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मिथकीय जो पूरे समझदारी आपकी मिथकी है, जो आपने लगातार मिथकों को पढ़ा, उनको डिकंस्ट्रक्ट किया और उनमें नया जोड़ा। बहुत सारी जो धारणाएं और प्रचलित कथाएं हैं उनसे भी आगे जाकर आपने काम करने की कोशिश की। उन पर एक लंबी बातचीत मैं आपसे करूंगा। और ख़ास तौर से जिस दौर में मिथकों का इस्तेमाल अलग अलग और गलत तरीक़ों से किया जा रहा है, उस दौर में आपके मिथक कहाँ ले जाते हैं। और ख़ास तौर से आपका योगदान मैं मानता हूँ कि जो बिरहा की वह सामान्य और अशिक्षित जनता है, जिसको स्कूल जाने का बहुत कम समय मिला, वो भी आपकी बिरहा की भावक है। और जितना भी पहुँच पाए आप, उतनी दूर तक आपकी धमक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक आपको उससे कोई आपको बराबर सम्मान नहीं मिला, तमाम सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन आपकी महत्ता कम नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही आपसे हम दूसरी बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि राजदेव कवि को सुनना एक तरह से बिरहा की अंदरूनी चीज़ों को, वो उन चीज़ों को सुनना भी है जिन चीज़ों को अब लोग लगभग भूल गए हैं, लेकिन जिनके बगैर बिरहे की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।